हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैंने 2011 से लेकर के 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। अब मैं प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ और ये 18 नंबर की टेस्ट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन 2, यह कार्यालय भारत की 10वीं जनगणना आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन 3, इस कार्यालय द्वारा संचालित नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS जन्म और मृत्यु दर का अनुमान प्रदान करती है। ऑप्शन 4, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार करवाता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 2, 3, 4 तीनों सही है। किसके बारे में? भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के बारे में। जबकि ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत के गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये जनगणना, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिद्धांत इस लोकोक्ति पर आधारित है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। यह विधानमंडलों को उस कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से करने से रोकता है जिसे वे अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। अधिकार क्षेत्र का यह अतिक्रमण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, सद्यंता का सिद्धांत। इसका अर्थ होता है संविधान के साथ धोखाधड़ी का सिद्धांत। इसके बारे में ये बात की गई है। एक बार हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे जो सद्यंता का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लियरेबल लेजिस्लेशन, ये इस लोकोक्ति पर आधारित है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। यह विधानमंडलों को उस कार्य को अप्रत्यक्ष रूप करने से रोकता है जिसे वे अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। अधिकार क्षेत्र का यह अतिक्रमण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है। तो इसमें ये कानून लागू होता है। कौन सा सिद्धांत लागू होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ क्लियरेबल लेजिस्लेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंगारू कटौती का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ऑप्शन ए, इसके तहत किसी विधेयक का या प्रस्ताव के अचर्चित अनडिस्कस्ड खंडों को भी समय की कमी के कारण चर्चा किए गए खंडों के साथ मतदान के लिए रखा जाता है। ऑप्शन बी, किसी विधेयक या लंबे संकल्पों के खंडों को बहस शुरू होने से पहले विभिन्न भागों में समूहीकृत कर लिया जाता है। ऑप्शन सी,
केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। ऑप्शन डी, यह ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे किसी भी सदस्य की ओर से यह मांग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है कि मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और अब इसे मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। तो जो कंगारू कटौती प्रस्ताव है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। और हम अन्य प्रस्ताव देखते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जैसे क्लोजर मोशन के विभिन्न टाइप है, जैसे सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर और गिलोटिन क्लोजर। अब इसमें हम देखते हैं दो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी यूपीएससी में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना पढ़े उतना कम है। तो गिलोटिन प्रस्ताव, इसके तहत किसी विधेयक या संकल्प के अचर्चित खंडों को भी समय की कमी के कारण चर्चा किए गए खंडों के साथ मतदान के लिए रखा जाता है। जो गिलोटिन प्रस्ताव है उसमें ऐसे विधेयक या संकल्प भी शामिल होते हैं जिन पर चर्चा नहीं की गई हो, समय की कमी के कारण जो चर्चा हो चुके खंडों के साथ में मतदान के लिए रखा जाता है। जो साधारण कटौती है, यह ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से यह मांग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है कि मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। वो साधारण कटौती के अंदर आता है। फिर घटकों में कटौती, इस मामले में किसी विधेयक या लंबे संकल्पों के खंडों को बहस शुरू होने से पहले विभिन्न भागों में समूहीकृत कर लिया जाता है। वाद विवाद में एक विशिष्ट भाग पर व्यापक चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। तो ये 4 प्रस्ताव हो गए, इनके बारे में आप जरूर याद रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ऑप्शन 1, एकीकृत लेखा परीक्षण तंत्र। ऑप्शन 2, अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन 3, स्वतंत्र न्यायपालिका। उपरोक्त में से कितनी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं मानी जाती है? तो भारतीय संविधान में 2 प्रकार की विशेषता है, ये तो संघीय विशेषता और एकात्मक विशेषता है। जो एकात्मक विशेषताएं होती है उसमें केंद्र सरकार को अधिक अधिकार होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है। बाकी ऑप्शन 3 एक संघीय व्यवस्था है और इसके अलावा हम अन्य व्यवस्थाएं भी देख लेते हैं जो एकात्मक विशेषताएं मानी जा सकती है। एक बार देख लेते हैं व्याख्या। संविधान की एकात्मक विशेषताएं, ये ऐसी विशेषताएं होती है जो केंद्रीय सरकार में सत्ता के केंद्रीकरण पर बल देती है। इसके विपरीत संघीय व्यवस्थाएं ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के विभाजन पर बल देती है। जो एकात्मक विशेषताएं जैसे एकीकृत लेखा परीक्षण तंत्र, अखिल भारतीय सेवाएं और इसके अलावा सशक्त केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था के अंदर जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, द्विसदनीय विधानमंडल और शक्तियों का विभाजन इत्यादि आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य है। ऑप्शन 2, जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
ऑप्शन 3, वर्तमान प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या निधन से मंत्रिपरिषद स्वीकृति भंग हो जाती है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 1 सही नहीं है, बाकी ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या निधन पर मंत्रिपरिषद स्वीकृति भंग हो जाती है और जो व्यक्ति सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद में उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, राज्यसभा या लोकसभा की। जबकि ऑप्शन 1 इसलिए गलत हो जाता है, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य नहीं है, उसे 1 महीने का समय दिया जाता है और 1 महीने के अगर 1 महीने के अंदर यदि वो बहुमत सिद्ध नहीं करता है तो प्रधानमंत्री लायक नहीं रहता है। थैंक यू सो मच। कल मेरी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।